इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जुड़े हुए हैं। गंगेश, ये बड़ी खबर इस वक्त की, जब लगातार भारत के जो नागरिक हैं वो इंतजार करते रहते थे हर दिन कि आज क्या भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। अब वहां पर दोनों देशों के बीच सीज फायर की बड़ी खबर आ रही है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक प्रतीक्षित खबर थी, कोई भी युद्ध लगातार नहीं चल सकता। और भारत में जब आतंकी हमला हुआ था यहाँ पहलगाम में, तभी स्पष्ट किया था कि वो आतंकियों को खोज के मारेगा, चाहे वो कहीं भी हो। तो जो भारत का पहला रिएक्शन था 7 तारीख को, वो यही था कि वो आतंकियों को मारेगा। उसका जो मकसद था, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को एक तरह से पूरी लिस्ट उनकी आज सुबह जारी कर दी गई। और मुझे लगता है कि वो भी एक, जब आप ये सीज फायर की खबर पढ़ रही हैं, इसके पहले इसका होमवर्क किया जा चुका था। इसलिए पूरी एक लिस्ट दोपहर में जारी कर दी गई थी, जिसमें यह बताया गया कि जैश ए मोहम्मद का नेतृत्व एक तरह से खत्म हो चुका है। मसूद अजहर को लेकर स्थिति साफ नहीं है और बाकी उसके पूरे खानदान का सफाया हो चुका है। इसके अलावा लश्कर तैयबा के कुछ आतंकवादी मारे गए। तो जो पहला कमिटमेंट था गवर्नमेंट का, वो ये था कि वो आतंकियों को मारेगी। तो वो कमिटमेंट पूरा हो गया था, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने रिएक्ट करना शुरू किया। उसने ड्रोन से हमले किए। उन तमाम ड्रोन हमले को भारत ने खत्म कर दिया, एक तरह से जमीन पर गिरने नहीं दिया। और जो गिरे वो बिल्कुल निस्तेज थे, उसमें असर नहीं हुआ। ये अलग बात है कि जो LOC पे फायरिंग हुई, उसमें हमें नागरिकों का नुकसान उठाना पड़ा और नागरिकों की मौत हुई उसमें। ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक चिंता की बात रही। कल जब एक बार फिर यहाँ ड्रोन से हमला किया गया पूरे भारत में, तो ये भारत के कुछ इलाकों में, जहां हम कह सकते हैं जो उत्तरी और पश्चिमी इलाके थे, वहां पर जो ड्रोन हमला हुआ, उसमें ड्रोन में पिछली बार आप जब पहली रात के ड्रोन हमले की चर्चा करेंगी तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत ज्यादा एम्युनिशन नहीं थे, मतलब बारूद कम थे। वो एक तरह से टेस्टिंग था, जिसमें 300-400 ड्रोन भेजे गए और उसको मार गिराया S-400 ने। और ये क्लियर हो गया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। इसके बाद कल जो ड्रोन भेजे गए उसमें बारूद ज्यादा थी और मुझे लगता है कि उसको अगर वो कहीं गिरता तो बड़ा नुकसान होता, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर एक बार एयर डिफेंस सिस्टम उनके आड़े आया और वो कुछ नहीं कर पाए। कल उन्होंने जो मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, जिसकी दिशा दिल्ली की ओर थी, उसे भी जब मार गिराया गया एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। उसके बाद भारत ने रिएक्ट किया और भारत ने वहां के जो एयर पट्टी है 5, उसको उड़ा दिया। और उसमें जो सैन्य ठिकाने थे, सैन्य प्रतिष्ठान जितने पाकिस्तान के थे, उसको भी नुकसान पहुंचा। और ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप सुबह अगर देखेंगे तो जो न्यूक्लियर कमेटी थी उसकी भी बैठक पाकिस्तान में की गई थी, ताकि वो इसका एक असेसमेंट कर सकें कि क्या न्यूक्लियर ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उस बैठक के बाद ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ये लगा कि ये शायद ज़्यादा हो रहा है और इसका एक बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। तब उसने ये फैसला लिया और भारत ने उसके लिए जो अपनी शर्तें रखी, चूंकि भारत अपनी तरफ से बहुत क्लियर था कि उसका बदला वहां खत्म हो जाता है जब वो आतंकवादियों को मार गिराता है। तो उसके बाद के जो हमले हैं, जो भी हमले हुए, वो उसके प्रत्युत्तर में जवाब देता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और किसी ने कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर हम रिएक्शन देंगे उसका। और हालांकि इस बात को लेकर बहुत भारत में कुछ जो हम कह सकते हैं कई ऐसे तत्व थे जिनको, या कई ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था
कि भारत को प्रोएक्टिव होकर युद्ध में आगे बढ़ जाना चाहिए और जो जो उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि पीओके वापस ले लें या दूसरे जो सारे कमिटमेंट हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन ये इस कमिटमेंट को सरकार ने एक तरह से जो उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा है उस पर उन्होंने पीछे छोड़ा है। ये हालांकि जिस तरह से तनाव बढ़ रहा था, लग रहा था कि ये युद्ध लंबा चल सकता है। बिल्कुल, और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चुनौती रहती है इसमें। ये नहीं कि वो उसमें युद्ध में किसी तरह का खतरा था भारत के लिए। युद्ध में भारत 100% जीतता, भारत के पास पूरा संतुलन था। परेशानी सिर्फ ये थी कि भारत जो अभी डेवलप कर रहा है इकोनॉमिकली, जिस तरह से सबकी नजर इस ओर थी कि किसी भी तरह से भारत युद्ध में एंगेज हो जाए और युद्ध में एंगेज होने के बाद उसकी इकोनॉमी किसी तरह से धराशायी हो जाए। अब देखिए, चाइना युद्ध में एंगेज नहीं हुआ, जबकि गलवान में कितनी जबरदस्त स्थिति बनी थी और चाइना जैसे बड़े देश को नुकसान उठाना पड़ा था उस वक्त। लेकिन वो युद्ध में एंगेज नहीं हुआ क्योंकि उसकी इकोनॉमी उस वक्त उसको अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन भारत को पाकिस्तान, क्योंकि ये जिस तरह से प्रवोक किया गया था वो लगभग उसी तर्ज पे था जैसा कि हमास ने किया था वहां इजराइल में। बिल्कुल उसी तर्ज पे किया गया था। एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को धर्म के आधार पर मारा गया ताकि इसमें कहीं बचने का सरकार किसी भी तरह से अपना मुंह ना छिपा सके, उसे किसी भी हालत में युद्ध में उतरना पड़े या उसका जवाब देना पड़े। तो अगर चूंकि पाकिस्तान के पास वो आतंकियों का पूरा एक हम कह सकते हैं नेटवर्क था, तो पाकिस्तान इस कॉन्फिडेंस में था कि हमारे साथ पूरे आतंकवादी संगठनों का एक नेटवर्क, और उस नेटवर्क को ध्वस्त किया था। एक बड़ी खबर इस वक्त गंगेश आ रही है कि थोड़ी ही देर बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी इस सीज फायर को लेकर, और वो प्रेस ब्रीफिंग भी हम सीधे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों को बधाई भी दी है। उन्होंने सबसे पहले इस खबर को लेकर पोस्ट किया था और बताया था कि दोनों देश सीज फायर को सहमत हो गए हैं। ये एशिया के लिए भी एक अच्छी और बड़ी खबर है और दोनों देशों को बधाई डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इस बीच खबर यह है कि 6:15 बजे, मतलब अब लगभग थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी। सीज फायर पर रक्षा मंत्रालय मीडिया को जानकारी देंगे। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इसे लेकर प्रेस ब्रीफिंग की है और जानकारी दी सीज फायर की। फिलहाल हमारे साथ न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, ये बड़ी खबर इस वक्त की, जब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि शायद जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन उन सब के बीच में भारत ने कूटनीतिक कदम उठाया सीज फायर का। आवाज मिल रही है आपको? चलिए लौटेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रंजन जी, उनके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, गंगेश जी आप बता रहे थे कि युद्ध से देश पीछे चला जाता है क्योंकि लगातार भारत विकासशील देश के ओर से अब विकसित देश की तरफ बढ़ता जा रहा है। वैसे में अगर युद्ध लंबा चलता तो क्या बड़ा नुकसान होता इकोनॉमी? बिल्कुल, देखिए, युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। युद्ध करना मजबूरी थी भारत के लिए, क्योंकि अगर वो युद्ध नहीं होता तो पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज नहीं जाता। पाकिस्तान बहुत हल्के में ले रहा था और उसने कई तरह की इस तरह की कोशिशें कर ली थी। वो आतंकियों को भेजता था, फिर पल्ला झाड़ लेता था कि नहीं मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो हिंदुस्तान ने पहले उसको एक्सपोज कर दिया कायदे से कि साहब आपके यहाँ नेटवर्क यहाँ था, ये हमें मालूम था, मगर हमने अब तक आपको छोड़ रखा था। अब हम आपको बताते हैं कि आपका नेटवर्क कहाँ था, और इसको ध्वस्त कर दिया। तो भारत की जो पहली जीत है, और मुझे लगता है कि इसी जीत के साथ इस युद्ध को याद रखा जाएगा भारत के दृष्टिकोण से, कि उसने आतंकियों के उस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दूसरा गुमान जो था पाकिस्तान को वो ये था कि वो न्यूक्लियर पावर है और इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया भारत ने। भारत में ऐसे कई लोग थे जो ये बोलते थे कि साहब वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, इसलिए आप उससे लड़ नहीं सकते। लेकिन भारतीय नेतृत्व ने ये दिखला दिया कि
कि चाहे आप न्यूक्लियर पावर क्यों ना हो, अगर आप गलत करेंगे तो हम सबक सिखाएंगे। तो ये एक दूसरा आउटकम है, हम कह सकते हैं इसको लेके भारतीय सरकार चल सकती है। आपने इस युद्ध को लंबा न खींचने का जो अपना कारण है वो अपनी जगह पर होगा, जो कि आपका कुछ देर के बाद रक्षा मंत्रालय उसको स्पष्ट करेगा। लेकिन इतना तय है कि इसके पहले भारत ने ये घोषणा कर दी कि अगला कोई भी आतंकी घटना अगर यहाँ होती है, कोई आतंकी हमला अगर कोई होता है, तो भारत उसे युद्ध मानेगा और ये सीज फायर खुद ब खुद नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब ये है कि ये सीज फायर तभी तक है जब तक कोई अगला आतंकी घटना नहीं घटती है यहाँ पर। अगर अगली कोई आतंकी घटना होती है तो ये तय समझिए कि फिर युद्ध में उसी तरह का जवाब मिलेगा उनको जिस तरह का अभी मिला है। आप देखेंगे कि दोनों देशों ने अपनी तरफ से कोशिश की। पाकिस्तान एक तरह से उसने अपने युद्धक विमानों का आजमा लिया, उसने ड्रोन्स आजमा कर देख लिए, उसने देखा कि हिंदुस्तान में कोई खास नुकसान वो कुछ कर नहीं सका, उसे जो भ्रम हो रहा होगा वो खत्म हो चुका, क्योंकि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज़बरदस्त है। इंडिया ने उन हथियारों से हमला किया है। मुझे लगता है कि आज सुबह मैं किसी डिफेंस एक्सपर्ट को सुन रहा था जिसको लेकर वो जो उसके खुद के भी बनाए हुए हैं और जिसको लेकर एक बड़ा मार्केट अब इंतजार कर रहा है कि ये डिफेंस प्रोडक्ट उनको चाहिए, क्योंकि वो भारत के जितने प्रोडक्ट यूज हुए हैं, भारत ने इस युद्ध में जितने प्रोडक्ट यूज किए हैं सभी कारगर हैं। निश्चित रूप से S-400 रशिया का है, उसमें क्रेडिट भारत का नहीं है, लेकिन बाकी जो चीजें इसने इस्तेमाल की हैं उनकी जरूरत पूरे विश्व को है और पूरे विश्व के कई देश ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, कुछ देशों के नाम भी आए हैं जो अब ये चाहते हैं कि इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनके पास भी आए, भारत से वो परचेज करें। तो ये एक बात है। भारत को जो ताकत जहां दिखानी थी वो उसने दिखा दी। ये ठीक है कि और कल रात का जो हम कह सकते हैं हमला था भारत का, जो उधर के मिसाइल के अगेंस्ट किया गया यहाँ से, वो हमला इतना तीखा था कि पाकिस्तान को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा है अपने ट्वीट में कि रात भर चर्चा चली है दोनों देशों के बीच में, और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है विदेश मंत्रालय का, मुझे लगता है वो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत ने जो भी कदम उठाए उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ रखा, वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संवाद करता रहा। अब ये एक सवाल ज़रूर उठता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप को कैसे समझाया गया। ये एक तरह से शुरुआत उसी वक्त हो जाती है जब नवाज शरीफ आते हैं और कहते हैं फ्रेम मतलब दुनिया के सामने, और वो कहते हैं कि साहब युद्ध नहीं होना चाहिए या युद्ध के विरुद्ध कुछ बातें कहते हैं। तो ये क्लियर हो चुका था कि नवाज शरीफ अपने प्रधानमंत्री को, शहबाज शरीफ को और अपने सेनाध्यक्ष को निश्चित रूप से समझाएंगे। अब रक्षा मंत्रालय क्या कहता है, टर्म्स एंड कंडीशन अभी क्या है, और उसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO हैं, दोनों DGMO की बैठक होगी और ये बैठक होगी 12 तारीख को। उसमें ये देखना होगा कि कहाँ कितना एडवांसमेंट किसे मिला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय सेना कहाँ तक पहुँची या किस लेवल पर गई, कहाँ पर किस चौकी पर उसने कब्जा किया, क्या वो उस चौकी को छोड़ेगी, या और तरह की बातें हैं ये जिस पर कि मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, और या उससे उस पीछे हटना पड़ा। जो भी स्थितियां बनी हैं वहाँ पर, जिस तरह से हमला हुआ और दोनों तरफ से स्थिति हुई, अभी चूंकि सारा वेग में है तो कुछ उस पर कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो दोनों DGMO की बैठक होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी ये भी तय होना है कि सिंधु जल जो समझौता है
उसका क्या होगा? 12 मई को भी अहम बैठक होगी, दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर पर ये बैठक होनी है, तो बहुत कुछ उसमें भी तय किया जाएगा। रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन जी, ये जो युद्ध विराम है, ये जो सीज फायर है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारत तो इस पूरे दौरान जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, उस दौरान कभी भी आक्रामक नहीं था, वो तो सिर्फ जवाब दे रहा था। और अगर आप देखें कि पहले आतंकी घटना पाकिस्तान की तरफ से की गई, जो 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना है, उसका जवाब भारत ने दिया। आपको 7 मई को जब पाकिस्तान में स्थापित जो आतंकी ठिकाने थे, वहाँ 9 ठिकाने भारत ने उड़ा दिए, तो भारत ने वहाँ पर रिएक्ट किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हमला शुरू हुआ, और जब भी पाकिस्तान ने हमला किया, उसका उसी अनुपात में जवाब जो है वो भारत की तरफ से उसको मिला। तो भारत इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि अगर आप हमला करेंगे तो इसका जवाब आपको मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा। और यही इनफैक्ट अब तक भारत ने जो अभी 2-3 दिन का जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो परसों से ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला गया, उसमें हमें देखने को मिला। देखिए, कल भी रात में जो है वो पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से हमला किया, और जब ये सारी चीज़ें की तो फिर भारत ने पलटवार किया। भारत ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सिर्फ पलटवार ही किया है। अब ये अलग बात है कि इस पलटवार में पाकिस्तान को नुकसान कुछ ज़्यादा हो गया। अब देखिए, अगर हम कल की ही बात कर लें तो देखिए, पाकिस्तान जो है मुरीद एयरवेस चकवाल से जो है अपने ड्रोन से भारत के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जब भारत ने इसका पलटवार किया है तो उसने मुरीद एयरबेस चकवाल को ही उड़ा दिया। वहां पर जो है यूएवी, यूएसएवी और स्क्वाड्रन का बेस था, तो वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो जो ड्रोन की शक्ति पाकिस्तान के पास थी, जो उसने तुर्की या चीन से लिए थे, वो उसका कम हो गया। इसी तरह से आप देखें, रफीकी एयरबेस शोरकोट पंजाब में, वहां JF-17 मिराज लड़ाकू विमान का वो बेस था, उसे भी भारत ने उड़ा दिया। तो भारत ने जो कल और आज सुबह के वक्त जो है वो हमला किया है, उससे जो एक आक्रमण कर रहा था पाकिस्तान, उसकी धार कुंद हो गई थी। और अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि जब पाकिस्तान की धार कुंद हो जाती है तो वो जो है वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए। और आपने देखा कि आज 3:30 पर जो सूचना आ रही है, 3:35 पर इनफैक्ट जो है वो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो है वो कॉल किया, बातचीत की, और अब ये दोनों देशों की सहमति हुई है कि अब कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। अब इस पे एक अगली बैठक 12 तारीख को भी होगी। तो भारत ने ये चीज़ को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बार बार दोहराया था कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से जो वो हमला कर रहा है उसे रोक देता है, तो फिर जो है भारत भी उसे रोक देगा। और इनफैक्ट यही हुआ जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फ़ोन किया, उसने जब ये बातें कही कि हाँ अब उसकी तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, तो भारत तो ऐसे भी सिर्फ पलटवार ही कर रहा था। तो जब पाकिस्तान की तरफ से वार नहीं होगा तो फिर पलटवार का सवाल कहाँ उठता है। बिल्कुल, इन सब के बीच देखिए, एक एक कर सोशल मीडिया पर सबके पोस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया गंगेश जी, सबसे पहले जब सीज फायर जैसी खबर नहीं आ रही थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट ने ही चौंका दिया था। और उस पोस्ट में जो उन्होंने लिखा है कि रात भर वार्ता चली है, यानी कोशिशें हो रही थी कि दोनों देश जंग में ना उलझें। देखिए, ये जरूर है कि इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत इसमें उलझे, चूंकि उसका एक बड़ा बाजार है और अभी ट्रंप पूरी तरह से टैरिफ वॉर में फंसे हुए हैं। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान से अभी उनका रिश्ता अच्छा है, तो वो चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे किसी और दूसरे देश की अपेक्षा। तो ये इस वक्त तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इकोनॉमिकली भारत को कोई ज़्यादा नुकसान हो। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को कल IMF ने एक बड़ी राहत दे दी थी। वो एक इशू ज़रूर है कि वो क्यों हुआ, और वहाँ पर अभी हाल के दिनों में हम कह सकते हैं कि भारत ने जितने भी मूव्स लिए हैं UN में, उसमें एकमात्र शायद ये एक बड़ा सेटबैक था जो IMF ने लोन पाकिस्तान को दिया। ये एक बड़ा सेटबैक भारत के लिए ज़रूर था।
लेकिन जहाँ तक ये सवाल उठता है कि इस वक्त क्या ट्रंप ने क्यों इतनी मेहनत की, तो शायद इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हिंदुस्तान का बाजार बहुत बड़ा है। इस समय टैरिफ वॉर में फंसे हुए हैं ट्रंप, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत इस समय युद्ध में एंगेज रहे, ताकि वो जिस तरह के माहौल को अभी रखना चाहते हैं उस माहौल में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो। लेकिन इतना तय है कि युद्ध का जो माहौल जिस तरह का बना था, और भारत में एक जनमानस जो एक विचारधारा है और एक खास सोच रखने वाले लोग हैं, वो फाइट टू फिनिश के मूड में थे। और इस समय भारतीय नेतृत्व को, भारत सरकार को उन लोगों को समझाने में बड़ी दिक्कत होगी। इसमें उनके अपने लोग भी होंगे और वो लोग भी होंगे जो इस वक्त ये बताने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार किस तरह से नीचे झुक गई। तो दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान अभी मौजूदा सरकार के लिए एक मुश्किल घड़ी होगी। वो कितना कन्विंस कर पाती है वो अपनी बात है। चूंकि आप देखेंगे कि एक प्रेशर तब भी था इस सरकार पर, जबकि डिले हो रहा था कि साहब मारते क्यों नहीं। जब मार दिया तो फिर एक प्रेशर ये बना कि युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं। अब जब युद्ध बंद हो गया तो फिर वही लोग स्टार्ट होंगे कि आप क्यों झुक गए। तो सरकार के लिए एक मुश्किल घड़ी जरूर होगी, क्योंकि फाइट टू फिनिश की उम्मीद सब लगाए बैठे थे और सबको लग रहा था कि कम से कम इसे निश्चित रूप से कहीं पर एक अचीवमेंट का कुछ भाव निकल कर आएगा। फिलहाल भारत के लिए अचीवमेंट जो है वो इतना है कि आतंकी नेटवर्क खत्म कर दिया गया है। लगभग एक बड़ा नेटवर्क जैश का जो है वो ख़त्म किया गया। हाफिज सईद और दूसरे जो आतंकी संगठन हैं उनको भी अब इस बात का पता चल चुका है कि चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना हो, छुप के क्यों ना रहें, लेकिन वो निशाने पर हैं और उनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। उदय भी जुड़ चुके हैं। उदय, क्या जो अब तो सीज फायर हो गया, लेकिन भारत ने जो कार्रवाई की, अपना संदेश दे दिया पाकिस्तान को, और ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दे दिया भारत ने कि वो आतंकवाद के खिलाफ अब किस तरह की कार्रवाई कर सकता है। उदय, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अब सीज़फायर हो गया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत ने जो है एक संदेश दे दिया है कि वो आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, लेकिन इस सीज़फायर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो खबरें अभी आ रही हैं, काउंटर ऑफेंसिव के मूड में भारत अभी भी है। और दिन के लगभग 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था भारत के डीजीएमओ के पास, और उसके बाद भारत ने अपनी शर्तें रख दी कि पहले आप गोलीबारी बंद कीजिए। और जो खबरें अभी तक, हालांकि देखिए सेना की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपुष्ट खबरें ये जो सूत्रों के जरिए आई हैं वो यही है कि 3:30 बजे लगभग 3:50 में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और भारत ने अपनी शर्तें रख दी हैं। और देखिए, शर्त ये रखी गई है कि 12 तारीख को 12 बजे किसी तीसरे देश में दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठेंगे और आपस में बैठक होगी। और भारत ने यह भी शर्त रखी है कि कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि इस युद्ध विराम को पाकिस्तान कहां तक मानता है। भारत ने तमाम विकल्प खुले रखे और भारत ने कहा है कि सीज फायर के बावजूद अगर फिर रात को गोलियां चलती हैं या भारत पे नागरिकों पर हमले की कोशिश होती है तो फिर भारत सीज फायर को नहीं मानेगा। और देखिए, हालांकि अमेरिका ने अभी इस पे हस्तक्षेप किया है, उनकी तरफ से कमेंट आया है, लेकिन दोनों डीजीएमओ की पहले ही बात हो चुकी है। और अब युद्ध के बाद जो बातचीत होनी है वो 12 तारीख को तमाम शर्तें तय होनी है और उसी दिन ये पता चलेगा कि अब युद्ध का स्वरूप क्या होता है। लेकिन भारत ने अपनी शर्तें रखी हैं और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा था, वो सुबह से ही इस प्रयास में था कि किसी तरह युद्ध विराम पर सहमति बन जाए, और अभी युद्ध विराम की सहमति बनी है। चलिए, तो युद्ध विराम की सहमति तो बन गई है, लेकिन क्या रंजन जी आपको लगता है कि अभी भी उसी तरह चौकस रहने की जरूरत है? भले ही सीज फायर को तैयार है पाकिस्तान और खुद उसने पहल की है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी भारत मुस्तैद रहेगा सरहद पर। देखिए, जब पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो आपको सचेत हमेशा रहने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। चूँकि पाकिस्तान पास्ट में भी इस तरह की चीज़ें करता आया है। जब वो आम तौर पर पिटने लगता है तो उस वक्त जो है वो सफ़ेद झंडा निकालने से पीछे नहीं हटता, लेकिन फिर वक्त जब गुज़रता है तो फिर जो भारत के प्रति जो उसकी भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो फिर से सामने आ जाती हैं। तो पाकिस्तान चूँकि
कि आपका पड़ोसी है तो उससे सचेत रहने की ज़रूरत है। और भारत इनफैक्ट है भी, और इसी वजह से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो अस्त्र शस्त्र हो सकते थे वो जुटाए हैं, जो इस दौरान हमें देखने को भी मिले, उसका असर भी दिखा। और देखिए, जो भारत का उद्देश्य था, भारत कभी भी हमलावर रहा ही नहीं है, भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला किया ही नहीं है।